तो आज है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वैल्यूएशन का लेक्चर नंबर 3। तो हम लोग ने पिछले दो लेक्चर में क्या बात कर ली थी? हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कर ली थी पिछले दो लेक्चरों में। तो अब हमें आगे बढ़ना है और अब हमें मेंडल के बारे में बात करना है। सेकेंड लेक्चर में हम लोग ने कैलेक्टरिस्टिक और टिलेट के बीच कैलेक्टरिस्टिक और टिलेट के बीच का मतलब कैलेक्टर और टिलेट के बीच का डिफरेंस समझ लिया था। ठीक है, लेटल होता है किसी चीज की प्रेजेंस होना और तिलेट होता है वो चीज कैसी है, हाँ कि ना। मतलब जो तिलेट है वो बेसिकली एडजेक्टिव है कैरेक्टर का, वैसी जो जीन है वो बेसिकली एडजेक्टिव है किसका? डीएनए का, हाँ कि ना। हाँ यानी जो अलील है वो बेसिकली एडजेक्टिव है जीन का। जो अलील है वो बेसिकली एडजेक्टिव है जीन का। फिर अल्लों ने ये भी बात समझ ली थी कि अलील जो है, जो अलील है वो डिटरमाइन करता है आपका तिलेट। अलील क्या डिटरमाइन करता है? आपका तिलेट, हाँ कि ना। यस सर, अलील आपका तिलेट डिटरमाइन करता है। और फिर हम लोग ने ये भी बात समझ लिया था कि जो जीन है वो आपका क्या डिटरमाइन करता है? वो आपका डिटरमाइन करता है क्या? वो आपका डिटरमाइन करता है कैरेक्टर, हाँ कि ना। यस सर। अब हम लोग तो बात करनी है मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में कि जो हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, या जो अभी चैप्टर पढ़ ले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये जो है ये एक पार्ट ऑफ बायोलॉजी के अंदर आता है जिसका नाम है जेनेटिक बायोलॉजी, जिसका नाम है जेनेटिक बायोलॉजी। इसीलिए टीचर लोग इसे जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ये दोनों चैप्टर को मिला के इस यूनिट को जेनेटिक्स भी बोला जाता है, हाँ कि ना। यस सर। तो ये जो जेनेटिक्स है, ये जो चीजें हैं जेनेटिक्स वाली, ये कहाँ से चालू हुई, इसकी जो सोच रखने वाला जो था वो कौन था? तो वो अब लो तो पढ़ना है। वो कौन था वो अब लो तो पढ़ना है। तो इसे इसकी सोच रखने वाला, वैसे तो भारत में हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में बहुत सी चीजें दी हुई है, उपनिषद में भी दी हुई हैं। पर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वेस्टर्न लोगों के हिसाब से, ऑरेंज साइंस के हिसाब से, तो उस हिसाब से हम लोग तो पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग जाएंगे किसने दी थी वो चीजें, किसने शुरुआत की थी जेनेटिक्स की, हाँ कि ना। तो उसका आंसर है मेंडल, उसका आंसर है मेंडल, उसका आंसर है मेंडल, हाँ कि ना। वरना इन लोग तो कुछ नहीं आता था। ठीक है, तो ये है मेंडल, हाँ कि ना। ये सर, ये कौन है? मेंडल है, हाँ कि ना। ये सर। अब एक बात समझनी थी है, क्या मेंडल ने चालू की थी चीजें? क्या मेंडल ने चीजें डिस्कवर की थी? मेंडल ने किया क्या था? असल में इंसान के दिमाग में ये बहुत पहले से था। उन लोग भी सोच ही रहे थे, बाकी जो वहाँ के साइंटिस्ट थे बोलते हैं कि सोचते ही हैं कि ये चीजें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन कैसे हो रही है। कि एक ह्यूमन का बच्चा जो है वो अपने पेरेंट जैसा क्यों दिख रहा है। मतलब इस चीज के ऊपर, इस सोच के ऊपर बहुत पहले से विचार चल रहे थे। पर मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने उसे एक स्वरूप दिया। मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने उसे एक वो दिया, क्या दिया? एक वे दिया, उसे समझने का एक तरीका दिया। तो इसने बेसिकली किया क्या? अब आपको समझना है कि हम लोग पढ़ क्या ले, बेसिकली चीज की शुरुआत कैसे होती है, ये बात समझना है। मान लेते हैं यहाँ पे एक इंसान, यहाँ पे है एक इंसान, मान लेते हैं यहाँ पे कोई लड़का है जिसका नाम बोल देता हूँ मैं रमीज, हाँ कि ना। जिसका नाम मैं बोल देता हूँ रमीज, हाँ कि ना। यस सर। अब यहाँ पे एक लड़की है, यहाँ पे एक लड़की है और इसका नाम बोल देता हूँ मैं विया। आर आर से दोनों था विया, हो इसका हो गया विया। अब दोनों का विवाह हुआ, अब दोनों के बच्चे हुए। मान लेते हैं एक लड़का हुआ, मान लेते हैं दोनों का एक लड़का हुआ, हाँ कि ना। ये सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे आगे तो उसमें पता चलेगा। पर दोनों का लड़का हुआ। अब ये जो लड़का है ये अपने पापा जैसे दिखता है। ये फैमिली वाले क्या बोलेंगे? ये अपनी मम्मी जैसे दिखता है, ये अपने दादा जैसे दिखता है, ये अपने परदादा जैसे दिखता है, ये अपने नाना जैसे दिखता है। इसकी जो आईब्रोज है वो अपने मामा जैसी है, हाँ कि ना। और ये जो रमेश है ये अपने भाई बहन से तो सिमिलर होगा, अपने माता पिता से सिमिलर होगा। और जो ये विया है ये अपने भाई बहन से सिमिलर होगी, ये अपने माता पिता से सिमिलर होगी, हाँ कि ना। यस सर। तो ये जो सिमिलैरिटी है ये हमें क्लोज रिलेटिव में ज्यादा क्यों दिखती है, डिस्टेंट रिलेटिव मतलब इस विया के मौसा के ताऊ के बेटे और इसके बीच में ज्यादा यानी उतना ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं दिखती। या कभी बड़ी मुश्किल से सिमिलर होते होंगे कैरेक्टर्स, हाँ कि ना। मतलब कि चैला वैला, हाँ कि ना। यस सर। तो ये कैसे हुआ? तीज क्लोज रिलेटिव में ऐसा हो क्या रहा है? फादर मदर से पास वाले रिलेटिव जो हैं उनसे सिमिलर कैसे दिख रहा है? वैसे ही आता था कि जैसे गाय है, मान लेते हैं यहाँ पे एक गाय है,
मान लेते हैं यहाँ पे एक गाय है, मान लेते हैं यहाँ पे एक गाय है, यहाँ पे क्या है, काऊ है, हाँ कि ना। इस काऊ का बछड़ा हुआ तो इस काऊ का बछड़ा जिस बुल के साथ इसका ब्लीड करवाए थे उसके जैसा पलटा, तो इसमें भी इनहेरिटेंस आ रही है यार। फिर क्या हुआ थी बिल्ली को जब मदर उसका बच्चा हुआ तो जिस मेल बिल्ली के साथ इसका ब्लीड करवाए थे उसके जैसा दिखल है, इस बिल्ली जैसा दिखल है। तो ऐसा क्या हो रहा है ऑर्गेनिज्म में कि जो एक प्रोजेनी है, एक बच्चा जो है वो अपने माता पिता, वो अपने क्लोज रिलेटिव जैसा कैसे दिखल है। मतलब कोई ना कोई चीज माता पिता से जा रही है उस बच्चे में, जो कुछ इंफॉर्मेशन कैरी करती है कि इसके कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए, इसके कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए, हाँ कि ना। वरना ये सेल को कैसे पता उस समय की, उस समय सेल तो डिस्कवर हो गया था, तो सेल को कैसे पता कि क्या चीजें कैसे होनी है, हाँ कि ना। कि एक जो जाइगोट बनता है उस वो तो बस एक सेल है, उसे कैसे पता कि इसका चेहरा इसके जैसे दिखेगा, या ये इस जैसे कलेक्टर आएंगे तो ये अपने पापा जैसे दिख रहा है, हाँ कि ना। इस सेल को कैसे पता। उस समय न्यूक्लियस डीएनए ये सब की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उस समय बस इतना सा पता चला था कि कहते थे उस समय बस ये सोच आई थी, हाँ कि ना। ये सर जो डीएनए है ये सब की तो डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद हुई है, तो इसीलिए तो मुश्किल है, हाँ कि ना। यस सर। अब अब एक बात समझने की बात है कि लोगों के दिमाग में ये कांस्टेंट क्वेश्चन चल ही रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है जिससे एक चीज, ऐसी कौन सी चीज है जो ट्रांसफर हो रही है और वो कैसे इंफॉर्मेशन कैरी करते लेके जा रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ऐसी कौन सी चीज है। तो फिर मेंडल के दिमाग में भी, मेंडल जो था वो एक बायोलॉजिस्ट भी था और वो एक मैथमेटिशियन भी था। पहले जो है सब्जेक्ट में इतनी ज्यादा बाउंड्री नहीं रहती थी, तो जैसे आप देखेंगे तो बहुत से साइंटिस्ट के जो डिस्क्रिप्शन है वो आप तो फिजिक्स में भी दिखेंगे, केमिस्ट्री में भी दिखेंगे, हाँ कि ना। यस सर। समटाइम्स उनके डिस्क्रिप्शन कुछ जगह बायोलॉजी में भी दिखेंगे। तो थी पहले इतना ज्यादा सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन नहीं थी उन लोग की, तो इतना ज्यादा उन लोग में डिवीजन नहीं था, हाँ कि ना। तो बाउंड्री नहीं सेट की थी यार, ये जो है ये बायोलॉजिस्ट है, ये जो है ये केमिस्ट है, ये जो है ये फिजिक्स है, हाँ कि ना। यस सर। तो उतना ज्यादा वो नहीं था। तो ये मैथमेटिक्स में भी अपना मास्टर किया हुआ था, ये बायोलॉजी में भी मास्टर किया हुआ था, मतलब इसके पास ये मैथमेटिशियन तक मार्क भी था, जो किसके बारे में सोच सकता था, प्रोबेबिलिटीज के बारे में सोच सकता था। मैथमेटिशियन और चाहते थे बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेंडल को फेमस बनाई, इस चीज के ऊपर बात नहीं की जाती कि उसके पास जो दिमाग था वो मैथमेटिक्स में ट्रेन था, मतलब वो प्रोबेबिलिटी को ज्यादा अच्छे तरीके से सोच सकता था, वो प्रोबेबिलिटी को ज्यादा अच्छे तरीके के सोच सकता था। अब बायोलॉजी का दिमाग उतना क्यों नहीं सोच पाता, क्योंकि जो बायोलॉजी है वो चीज काम करती है कि आपको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला, फिर आप उसमें देखते हैं कि कैसे चीजें हो रही हैं, फिर आप उसे बायोलॉजी की ब्रांच स्टडी बना देते हैं, हाँ कि ना। तो मेंडल के सक्सेस होने की चांस का जो कारण था, वो मेरे हिसाब से, मैं जो सोचता हूँ, मैं जितना पढ़ा हूँ मेंडल के बारे में, मैं जितना उसे उसकी रिसर्च को डीप में देखा हूँ, तो उसके पास जो सबसे बड़ी चीज की, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी वो थी प्रोबेबिलिटी, वो थी प्रोबेबिलिटी के बारे में सोच पाना, प्रोबेबिलिटी के बारे में सोच पाना। और मैंने पहले ही बता दिया था इसने क्या लगाया था, इसने मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा कंसेप्ट लगाया था, मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा कंसेप्ट लगाया था जिसका नाम था परम्यूटेशन, जिसका नाम क्या था, परम्यूटेशन, हाँ कि ना। पिछले लेक्चर में ही बताया थी इसने क्या लगाया था, सिंपल सा दिमाग लगाया था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला। अब ये जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ये हम लोग क्लास 11 में ही पढ़ लेते हैं, ये हम लोग क्लास 11 में ही पढ़ लेते हैं, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो अगर किसी को भी, अगर मेंडल के वर्ड को बहुत अच्छे से समझना है ना, तो वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन थोड़ा सा वो समझे रहेगा ना, तो उसे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसलिए जो अगर कोई टीचर सही से पढ़ाए, कोई टीचर सही से पढ़ाए, जो ऑफलाइन में पॉसिबल है, मेंडल की जिस तरीके से मेंडल को पढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से, वो ऑफलाइन में पॉसिबल है, ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन में वो लेक्चर बाय लेक्चर खींचते जाएगा अगर वो पढ़ाएगा। तो जी मैं जिस हिसाब से सोचता हूँ कि मेंडल का अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता हो बच्चे तक और पढ़ाया जाए, तो वो कभी मेंडल का भूल ही नहीं पाएगा।
और वो चीज ऑफलाइन क्लासेस में ही पॉसिबल है, ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, वरना वो अकेले इस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन तो 25 लेक्चर ले जाए। हाँ कि ना? यस सर। जो ऑफलाइन में पॉसिबल है ऑनलाइन में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो वापस आते हैं हमने टॉपिक में कि मेंडल ने किया क्या। चलो मान लिया कि मेंडल इतना महान था, उसने ये सब चीजें की, पर असल में उसने की क्या, ये समझने की बात है। तो मेंडल जो है उसका जो रहने का इलाका था वो एक मोनेस्ट्री थी, जो चर्च की मोनेस्ट्रीज नहीं होती, चर्च का कॉन्वेंट जो नहीं होता जहाँ पे लोग रहते हैं, उन लोग थे जो चर्च में काम करने वाले रहते होंगे, पता नहीं कुछ होता है। तो वहां पे जो था वहां पे वो रहता था। हाँ कि ना? यस सर। तो क्या हुआ कि उसके पीछे ये मान लो ये चर्च है जहाँ पे उन लोग रहते थे और यहाँ पे गार्डन था। तो जी पहले तो भारत में भी पहले भी शुरुआत से चलते हुए आया है, एग्रीकल्चर की शुरुआत भारत के तरफ ही मानी जाती है, भारत में ही हुई थी। हाँ कि ना? दूसरी बात क्या कहते हैं, जो वो है उस समय वो खेती तो हर जगह ही होती थी। आप अपने दादा दादी से ही सुन लिए होगे कि पहले वो घर यानी गांव के बहुत पास खेत रहते थे, कुछ सब्जियां तो घर के पीछे गार्डन में ही उगा लेते थे। हाँ कि ना? अभी भी सुन लेते हैं हम लोग। तो उस समय तो और ज्यादा रहता था। तो जो वो मोनेस्ट्री थी उसके पीछे गार्डन था जहाँ पे उन लोग पी सब्जी वब्जी उगा लेते थे। क्या उगा लेते थे? पी उगा लेते थे, टोमेटो वोमेटो उगा लेते होंगे। किचन गार्डन से दिखा था। तो उसने क्या सोचा, उसने बायोलॉजी की स्टडी करनी सोची थी, यार मैं इस चीज को लगा के देखता हूँ कि ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है जो इस चीज जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैरेक्टर को लेके जा रही है। और उसने ये भी सोचा कि उस चीज को समझने के लिए मैं मैथमेटिक्स का यूज कर सकता हूँ, तो थी उसके पास प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग थी प्रोबेबिलिटी को कैसे समझा जा सकता है। तो उसने अलग अलग प्लांट लिए। अब क्या हुआ कि बेसिकली मेंडल ने कैसे काम किया वो सोच रहा हूँ। मैं सीधा इस चीज में नहीं कूदूंगा कि मेंडल ने क्या लिया क्या किया, ये सब में नहीं, मैं सोचना समझा रहा हूँ कि अगर आपको जेनेटिक स्टडी करना है तो आपको बहुत सारी जनरेशन चाहिए, क्योंकि आपको जो कैरेक्टर है वो मल्टीपल जनरेशन में देखना पड़ेगा कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे पास ऑन होते जा रही हैं चीजें। हाँ कि ना? कैसे कैरेक्टर पास ऑन होते जा रहे हैं। हाँ कि ना? यस सर। तो आप तो मल्टीपल जनरेशन चाहिए होंगी, आप तो क्या चाहिए होंगी, मल्टीपल जनरेशन चाहिए होंगी। हाँ कि ना? यस सर। अब अगर बताओ, अगर मैं एक ह्यूमन तो मल्टीपल जनरेशन स्टडी करने के लिए यूज करूँ, तो मैं अभी किसी एक ह्यूमन को लिया, वो तो अभी रिप्रोड्यूस किया, उसका एक बच्चा हुआ। अब उस बच्चे को वापस से रिप्रोड्यूस करने थे, जो लीगल साल है वो तो 21-18 है, पर बता देते हैं कि अगर वो बायोलॉजी के हिसाब से भी देखूं तो वो 14 साल में रिप्रोड्यूस कर जाए। हाँ कि ना? तो अगर उतना भी मैं मान लूं, उतना भी अगर मैं मान लूं, तब भी 14 साल का गैप लगेगा मुझे उसे सही से स्टडी करने में। हाँ कि ना? यस सर। एटलीस्ट 14 साल का गैप लगेगा। यस सर। मतलब इतना ज्यादा टाइम लगेगा। उससे अच्छा उसने बहुत और 14 साल फिर ले लो, फिर इसका जो बच्चा हुआ उसे 14 साल, फिर उसके बच्चे 14 साल, तो ऐसे में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसने क्या किया, ऐसे ऑर्गेनिज्म को चुना जो दोनों की कोशिश की, जो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जनरेशन दे दे, और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जनरेशन दे दे, और जिसमें कैरेक्टर बहुत इजीली विजिबल हो। वो सिर्फ एक ही प्लांट, एक ही किंगडम है पूरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वो है प्लांट, वो है प्लांट। हाँ कि ना? ये सर। तो फिर उसने पौधों के बीच में से तादाद अलग अलग वो चीजें चुननी चालू की, जो वहां पे वो गार्डन में इजीली कल्टीवेट कर सकता था। और उसके पास आई, उसमें से उसके पास आई गार्डन पी। अब बहुत से लोग समझते हैं कि ये जो गार्डन पी है ये वही पी है जो दादेते हैं हम लोग खाते हैं। ये बहुत अलग पी है। ये जो है ये बहुत अलग पी है, ये है पाइसम सटाइवम। और जो हम लोग जो मत खाते हैं वो बहुत अलग है। ये बात समझनी है। इस गलत कंसेप्ट में नहीं रहना कि हम लोग जो खाते हैं उसी के ऊपर ये काम किया है। हाँ कि ना? ये सर। अब आगे आते हैं। गार्डन पी, ऐसी पी, ऐसा मतलब जो गार्डन में उगाया जा सकता है, ऐसा कोई था, ठीक है, उसका नाम गार्डन पी था। तो अब इसे चुनने के कारण क्या थे, इसे चुनने के कारण क्या थे? असल में ये 2 से 3 महीने के अंदर ही नई जनरेशन बना देती थी। और एक साल कितने का होता था? 12। तो अगर मैं वो ले रहा हूँ, 3 वाला भी ले रहा हूँ, 3 वाला भी मैक्सिमम ईयर भी ले रहा हूँ, तो ये 4 जनरेशन एक साल में दे देती थी। सोचो। और यही 4 जनरेशन अगर मैं ह्यूमन में लेने जाऊं, अगर यही 4 जनरेशन में ह्यूमन में लेने जाऊं,
तो मुझे एटलीस्ट 56 ईयर वेट करना पड़ जाएगा, और तब भी सेंस नहीं मिलेंगी। तो ती लीगली तो ताले ना, ये तो मैं 14 लेके किया हूँ, हाँ कि ना। तो ये 12 महीनों में ही एवरेज में 4 जनरेशन तो दे ली थी, हाँ कि ना। दूसरी बात, इसे उगाने के लिए बहुत कम जगह चाहिए रहती थी, मतलब ये बहुत कम एरिया में बहुत ज्यादा उग जाती थी। यस सर। और इजीली ये अपने मोनेस्ट्री के गार्डन में इजीली कल्टीवेट भी कर सकता था। यस सर। तो 3 कारण तो हम लोग तो पता चल गई थी, ये बहुत जल्दी जनरेशन दे देती थी, एक साल में करीब करीब 3 से 4, 5 से 6 जनरेशन दे देती थी, हाँ कि ना। दूसरी बात, इसे कल्टीवेट करने के लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए था। चौथी बात, इसके जो कलेक्टर थे वो इजीली विजिबल थे, इसके जो कलेक्टर थे वो क्या थे, इजीली विजिबल थे। इसके जो कैरेक्टर्स थे वो इजीली विजिबल थे, मतलब इसके कैरेक्टर के बीच में अगर कहीं पे कोई चेंजेस आए तो मैं इजीली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। हाँ, इसमें हर कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं होगा, पर जो मेंडल ने कैरेक्टर चुने, या मेंडल को इनफ कैरेक्टर मिल गए, इनफ इजीली विजिबल कैरेक्टर मिल गए, इनफ इजीली विजिबल कैरेक्टर मिल गए, जिनकी वो स्टडी कर सकता था, जो आसानी से विजिबल कैरेक्टर होते हैं वो आसानी से मिल गए, हाँ कि ना। यस सर, इजीली विजिबल कैरेक्टर मिल गए, हाँ कि ना। यस सर। अब ये कौन से कलेक्टर थे, ये करीब करीब 7 कलेक्टर थे, ये कितने कलेक्टर थे, ये करीब करीब 7 कलेक्टर थे। तो अब ये 7 कलेक्टर थे क्या, ये समझने की बात है, ये 7 कलेक्टर थे क्या, ये समझने की बात है। तो एक कलेक्टर को किसी भी प्लांटर सबसे आसान होता है उसकी हाइट, एक कलेक्टर तो सबसे आसान होता है उसकी हाइट। क्या आपके घर के पास, अपने घर के पौधे, आपके घर में क्या गमले नहीं लगे होंगे, क्या उसमें तुलसी मानी उगी हुई होगी, होगी सर, उगी हुई रहती है हर घर में तुलसी, हाँ कि ना। तुलसी माता तो हर घर में पूजा जाता है। तो वहां पे जब तुलसी उगी हुई है तो आप किस चीज में, अगर 2 तुलसी के पौधे बगल बगल में लग दो, तो आप किस में इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो कि यार ये तुलसी का पौधा भला ये छोटा है, हाँ कि ना। तो प्लांट की हाइट वो सबसे ज्यादा विजिबल है। तो ये भी स्टेम हाइट लिया था, एक कैलेटर जो ये लिया था वो थी स्टेम हाइट, कि जो उसकी डंडी है उसकी क्या हाइट है, हाँ कि ना। यस सर, उसकी क्या हाइट है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज उसने जो ली थी वो था सीड का कलर, थी इसमें जो बीज बनेंगे वो कैसे बनेंगे, उनका कलर क्या होगा, ये भी एक बहुत इजीली विजिबल कैरेक्टर होता है प्लांट में, हाँ कि ना। तो अगर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है तो वो सीड जब बनाएगा तो उसके सीड का जो कलर है वो इजीली विजिबल होता है। तीसरी जो चीज है वो होता है उसका पौध सही, मतलब जो उसका फल जो होता था ना वो पौध में बंद होता था, मतलब छिलके में बंद होता है। तो जो उसका छिलका है वो तो वो होता था, बता देते हैं, बेसिकली आप बोल सकते हो पौध कहलाता है। तो इसका जो पौध का शेप था, थी पौध के शेप कैसे हो रहे हैं, हाँ कि ना। ये सर। चौथी जो चीज थी, चौथी जो चीज थी वो क्या थी, वो था उसका पौध का कलर, कि ये जो छिलका है, ये जो छिलका है इसका कलर क्या है, इसका कलर क्या है, हाँ कि ना। अब पांचवी चीज क्या आ सकती है, पांचवी चीज क्या आ जाती है, सीड का शेप, सीड का कलर हो गया, फिर सीड का क्या बोल सकते हो, सीड का शेप में इजीली विजिबल हो सकता है आपको। यस सर, हो सकता है। तो सीड का शेप बोल सकते हो, हाँ कि ना। यस सर। और क्या बोल सकते हो, और बोल सकते हो यार कि फ्लावर, एक फ्लावर जो है वो किसी भी प्लांट से इजीली विजिबल कलेक्टर होता है। तो फ्लावर का आप कलर बोल सकते हो, फ्लावर का आप कलर बोल सकते हो, हाँ कि ना। फ्लावर का क्या बोल सकते हो, कलर बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो फ्लावर का, और क्या बोल सकते हो फ्लावर का, वो बोल सकते हो क्या, पोजीशन दी, फ्लावर कहाँ पे लगा हुआ है, फ्लावर की पोजीशन बता सकते हो, हाँ कि ना। ये सर, ये उस प्लान में इजीली विजिबल थी, ये कैरेक्टर इजीली विजिबल थे, हाँ कि ना। यस सर। अब क्या कैरेक्टर इजीली विजिबल हैं, और ये बताओ मेरे पास 2 कैरेक्टर हैं, अब इसमें भी आगे सोचने का बता रहा हूँ कि मेरे पास ये 2 कैरेक्टर हैं, ये 2 कैरेक्टर हैं और इन्हें मैं इजीली विजिबल हैं, ये मेरे पास इन्हें इजीली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। पर ये जो कैरेक्टर है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है जिन्हें स्टडी करना मुश्किल है, और इनमें कुछ डिफरेंसेस है पर वो डिफरेंसेस ऐसे हैं कि इजीली स्टडी कर सकता हूँ। तो मैं किसे चुनूंगा, ऑब्वियस ही बात है इसे चुनूंगा। तो वही मेंडल के साथ हुआ थी, जो इसने कैरेक्टर लिए
ये जो है इसके जो तिलेट हैं, इसके जो वेरिएशंस हैं वो आसानी से डिफरेंशिएट हो जाते थे और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थे। इसके बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थे। इसके बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थे। अब एक और बात समझनी है। अब यहाँ पे सीधा पढ़ा देते हैं कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट था और कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव था। मेरे हिसाब से वो यहाँ पे नहीं पलाना चाहिए, पर अगर मैं जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ अगर वैसे पलाने जाऊँ तो ये 25 लेटर तो खींच देगा। उससे अच्छा हम लोग वैसे ही समझते हैं अभी के लिए कि डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है। मैंने पहले ही बता दिया था। डोमिनेंट कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो दूसरे की प्रेजेंस में भी अपना काम दिखा दे। एक डोमिनेंट अलील का कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाता है। वैसे ही एक रिसेसिव अलील क्या होता है, जो एक डोमिनेंट कैरेक्टर एक डोमिनेंट अलील के प्रेजेंस में अपना इफेक्ट ना दिखा पाए, वो अपने जैसे एक रिसेसिव अलील के प्रेजेंस में ही दिखा पाए। तो जो रिसेसिव अलील जिस कैरेक्टर के लिए बनाएगा, क्या वो रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा? आंसर है यस। आंसर है यस। तो इन उसमें से 7 कैरेक्टर में से डोमिनेंट टेलेट और रिसेसिव टेलेट क्या थे? इन 7 कैरेक्टर्स के डोमिनेंट टेलेट और रिसेसिव टेलेट क्या थे? मतलब डोमिनेंट टेलेट वो मतलब इन कैरेक्टर का वो टाइप जो रिसेसिव के प्रेजेंट में भी अपना इफेक्ट दिखाएगा, बस उसका अलील प्रेजेंट होना चाहिए। वो किसी भी कंडीशन में अपना काम दिखाएगा। तो स्टेम हाइट का जो डोमिनेंट टेलेट था वो था टॉल, और जो रिसेसिव क्या होगा इसका अपोजिट? शॉर्ट। हाँ कि ना? यस सर, शॉर्ट होगा। पौध का कलर, ये जो पौध का कलर है यानी सीड का कलर है, इसका डोमिनेंट क्या होगा? इसका डोमिनेंट होता है येलो। हाँ कि ना? और इसका रिसेसिव क्या होता है? इसका रिसेसिव होता है ग्रीन। हाँ कि ना? यस सर। अब पौध का शेप क्या होता है? पौध का शेप बेसिकली फुल। और एक क्या होता है? एक होता है कंस्ट्रक्टेड। हाँ कि ना? अब कंस्ट्रक्टेड क्या होता है? कई बार आप जब मटर खाए होंगे, तो जो मटर हम लोग खाते हैं उसमें कई बार ऐसा रहता है कि पौध के ऊपर से आप बता सकते हो कि कितने उसके अंदर दाने की होती है। जो पौध है वो पूरा मटर के दानों से चिपका हुआ रहता है। मटर उसके अंदर टाइटली पैद रहती है, तो आप ऊपर से आप तो मटर की लाइनिंग दी चली रहती है ऐसे उबड़ खाबड़। हाँ कि ना? तो वो होता है कंस्ट्रक्टेड। और जो ज्यादा कलर लोग मटर खाते हैं उसमें आप तो ऊपर से नहीं देख सकते, मटर से छिलका ऊपर से फूला फूला लगता है बस। फिर फोड़ते हो तो अंदर मटर के दाने निकलते, वो होता है फुल। हाँ कि ना? अब पौध का कलर क्या हो सकता है? पौध का कलर डोमिनेंट होता है ग्रीन, और रिसेसिव क्या होता है? येलो होता है। रिसेसिव क्या होता है? येलो होता है। सिंपल सी बात है। सीड का शेप, सीड का शेप कौन सा डोमिनेंट होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, राउंड सीड सबसे ज्यादा डोमिनेंट है यहाँ पे। और एक होता है विंकल्ड सीड। अब ये विंकल्ड सीड क्या होता है? अच्छे से मटेरियल नहीं बना रहता तो सीड को विंकल हो जाता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो वो विंकल सीड कहलाता है। अब फ्लावर का कलर क्या हो सकता है? फ्लावर का कलर इनमें जो डोमिनेंट होता है वो वायलेट कलर होता है फ्लावर के लिए। फ्लावर के लिए इनमें जो डोमिनेंट कलर है वो वायलेट कलर है। और जो लेसेसिव कलर इनमें है वो क्या है? वो है वाइट। इनमें लेसेसिव कलर क्या है? वाइट है। हाँ कि ना? यस सर। अब आते हैं फ्लावर की पोजीशन में। फ्लावर की पोजीशन जो है वो क्या लेती है? इनमें एक्सियल लेती है। हाँ कि ना? यस सर, एक्सियल लेती है। डोमिनेंट। और बता देते हैं जो वो है लेसेसिव वो क्या लेती है? टर्मिनल लेती है। टर्मिनल लेती है। अब ये सर एक्सियल और टर्मिनल पोजीशन क्या है? सिंपल सी बात समझनी है, सिंपल सी बात समझनी है। लोग क्लास 11 में बर्ड के बारे में पढ़ते हैं, एक्सियल बर्ड और टर्मिनल बर्ड। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो जो मान लेते हैं ये है एक फ्लावर की स्टेम, यहाँ पे निकला है एक ब्रांच और यहाँ पे निकली है पत्ती। तो ये क्या है? एक एक्सेस नहीं है? ये क्या फ्लावर की एक एक्सेस नहीं है? यस सर, ये फ्लावर की एक एक्सेस है। तो क्या यहाँ से जो बर्ड निकलेगा क्या वो एक्सियल बर्ड कहलाता है? यस सर। तो यहाँ पे जो फ्लावर निकलेगा वो कहलाएगा एक्सियल फ्लावर। वो क्या कहलाएगा? एक्सियल फ्लावर। हाँ कि ना? ये पोजीशन ही एक्सियल कहलाती है। और जो टॉप पे टर्मिनल पे निकलेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा टर्मिनल फ्लावर। ये टर्मिनल वो बता देते आप बर्ड बोल सकते हो। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ये सर सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। तो समझने की कोशिश कर देता हूँ। हाँ कि ना? यस सर। अब
मेंडल ने किया क्या? मेंडल ने किया क्या बेसिकली ये समझने की बात है कि मेंडल ने एक-एक कैरेक्टर को पकड़ा और उनके ऊपर स्टडी की। अब मेंडल को ये बात तो दिमाग में थी यार कि कुछ चीज़ तो है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या कर लिए कैरेक्टर्स का ट्रांसफर कर रही है। हाँ कि ना? कुछ चीज़ तो है और इस चीज़ को जो ट्रांसफर कर रही है वो क्या है? इसी के कारण नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर आ रहे हैं। तो किसी भी चीज के कारण तो क्या बोलते हैं, लीजन बोलते हैं या फैक्टर बोलते हैं। तो कैरेक्टर के ट्रांसफर के कारण क्या हाल है, वो नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इसीलिए तो ये नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर आने का लीजन है, फैक्टर है। तो जो चीज ट्रांसफर कर रही है उसे मेंडल ने क्या बोला, फैक्टर बोला। उसे मेंडल ने क्या बोला, फैक्टर बोला। अब यहाँ पे बहुत बड़ी चीज मैंने बताई है, सुनने की बात है कि मेंडल ने फैक्टर क्यों बोला, इसका मैंने यहाँ पे जस्ट आपको कारण बता दिया। क्योंकि किसी भी चीज का फैक्टर या कारण के रीजन क्या होता है कि क्यों वो चीज हुई। अब कोई काम करो, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर रीजन बिहाइंड दिस। तो जब आप मैथमेटिक्स या चीजों में जाओगे तो वहां पे टर्म यूज होता है फैक्टर। वहां पे क्या टर्म यूज होता है, फैक्टर। हाँ कि ना? यस सर। तो रीजन यहाँ पे कौन है, कौन ट्रांसफर कर रहा है, जो ट्रांसफर कर रहा है वो रीजन है। तो फैक्टर बोल दिया गया उसे। हाँ कि ना? यस सर। किसके कारणवश नेक्स्ट जनरेशन में कलेक्टर आ पा रहे हैं, जो ट्रांसफर कर रहा है उसके कारणवश, इसीलिए उसे क्या बोल दिया, फैक्टर बोल दिया गया। और इसी तो बाद में हम लोग जाके क्या बोलते हैं, इसी तो जब फर्दर स्टडी की गई, डीएनए की खोज की गई, तो इसी तो हम लोग जीन बोलने लगे। समझ में आया? अब यहाँ पे हम लोग तो कारण मिला थी फैक्टर क्यों बोला जाता है। इवन एनसीईआरटी डिस्क्राइब नहीं करती थी फैक्टर क्यों बोला जाता है। हाँ कि ना? यस सर। ये बहुत छोटी सी चीज थी, ये उतनी बड़ी कोई चीज नहीं थी, मेंडल ने फैक्टर क्यों बोला। पर ये जानने की बड़ी जरूरत है। तो जब तक आप मेंडल की दिमाग से एक बार आप मेंडल के दिमाग से सोच लिए, आप कभी भी जो इसके एक्सपेरिमेंट है, डाई हैबिट ऑफ टाई हैबिट ऑफ बुद्ध मोनो हैबिट क्लॉस, ये सब भूलोगे नहीं। हाँ कि ना? यस सर। तो इसने अब किया क्या, अब इसने बोला कि ये जो फैक्टर है ये ट्रांसफर तो कर रहा है। हाँ कि ना? यस सर। तो इसने बेसिकली कोशिश की इस फैक्टर के अलग अलग वो बनाने के लिए, क्या कि इसने बोला कि यहाँ पे मुझे दो अलील्स दिख रहे, यहाँ पे मुझे दो यानी ए फैक्टर के कोई ये फैक्टर है जो कैरेक्टर लाल है टॉल, और यानी हाइट का कैरेक्टर लाल है, वो है फैक्टर। अब उस फैक्टर के दो टाइप हैं, जो एक है शॉर्ट और एक है टॉल। वैसे ही सीड कलर की बात की थी, सीड का कलर लाने के लिए कोई चीज है और वो उसके दो टाइप हैं, एक है येलो एक है ग्रीन। हाँ कि ना? तो फैक्टर के दो टाइप उसने बोलने लगी। उसने क्या बोला, फैक्टर के दो टाइप है। हाँ कि ना? जो कैरेक्टर के एक प्रकार से डिटरमाइन कर ले और एक प्रकार से दूसरे प्रकार से डिटरमाइन करने वाला फैक्टर का दूसरा टाइप है। हाँ कि ना? जैसे आप बोल सकते हो पौधे का शेप लाने के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसके दो टाइप हैं, एक जो फुल शेप लाल है और एक जो क्या लाल है, कंस्ट्रक्टेड शेप लाल है। एक क्या लाल है, कंस्ट्रक्टेड शेप लाल है। हाँ कि ना? यस सर। तो उससे उसने क्या किया, दिमाग में लिख लिया कि यार जो मेरे पास हाइट है उसके मेरे पास दो फैक्टर के टाइप हैं, एक है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। कैपिटल टी से क्या हाल है, कैपिटल टी से क्या हाल है, टॉलनेस आ रही है, और स्मॉल टी से क्या हाल है, डॉफनेस आ रही है। तो फिर वहां से उसने डोमिनेंट के लिए क्या यूज करना चालू किया, वहां पे डोमिनेंट के लिए उसने क्या लिया, एक कैपिटल लेटर्स में लिखा और लेटर से मैं उन्हीं लेटर्स को स्मॉल में लिख दिया। हाँ कि ना? तो यहाँ पे हाइट में कैपिटल यानी डोमिनेंट के लिए टी यूज किया तो कैपिटल में, और शॉर्ट के लिए यूज किया टी तो स्मॉल फॉर्म में, स्मॉल केस में। हाँ कि ना? वैसे ही अगर आप उसकी बात करो, किसकी बात करो, अगर आप सीड कलर की बात करो, सीड कलर की बात करो तो एक था येलो जो डोमिनेंट था, और जो वो था कौन, बेसिकली आप बोल सकते हो अ, एक लेसेसिव था सीड कलर में, ये यानी सीड कलर में वो था ग्रीन, तो उसके लिए स्मॉल वाई। तो हम लोग कैपिटल वाई तो ऐसे लिखेंगे और स्मॉल वाई तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है। और फिर कौन था, पौध, फिर हमारा था पौध का शेप, फिर हमारा क्या था, पौध का शेप।
तो उसने पौध के शेप के बारे में भी लिखा थी। पौध के शेप के लिए मेरे पास दो फैक्टर के टाइप हैं, एक है फुल और एक है कंस्ट्रक्टेड। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। फिर उसने क्या बोला, पौध के कलर के लिए भी मेरे पास फैक्टर के दो टाइप हैं, एक है ग्रीन और एक है येलो। तो यहाँ पे उसने कैपिटल जी और स्मॉल जी का यूज किया। हाँ कि ना? यस सर। फिर आते हैं किसके ऊपर, फिर आते हैं हम अपने सीड के शेप के ऊपर। किसके ऊपर? सीड के शेप के ऊपर। तो सीड के शेप के लिए भी उसने बोला कि मेरे पास दो वो हैं, टाइप हैं फैक्टर के, एक है लाउंड और एक है विंकल। हाँ कि ना? तो स्मॉल कैप्स वाले, स्मॉल केस वाले क्या बता लें, हमेशा लेसिटिव तो बना बता लें, और कैपिटल केस वाले किसे बता लें, हमेशा उसे बता लें, डोमिनेंट। तो फिर अगर मैं उसमें जाऊं फ्लावर के कलर पे, फ्लावर के कलर पे, तो फ्लावर के कलर के लिए इसके पास क्या मिला, एक वायलेट मिला और एक क्या मिला, व्हाइट मिला। हाँ कि ना? एक कैपिटल भी एक स्मॉल भी। हाँ कि ना? तो स्मॉल भी तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। हाँ कि ना? यस सर। फिर उसने फ्लावर की पोजीशन के बारे में बात की। तो वो क्या था, एक्सियल था और क्या था, टर्मिनल था। फैक्टर के दो टाइप मिले, एक एक्सियल मिला, एक टर्मिनल मिला। अब उसने क्या किया, उसने ये चीज डिनोट कर ली। हाँ कि ना? यस सर। अब उसने प्लांटों में अलग अलग वेरिएशन बनाए, प्लांट में अलग अलग ग्रुप बनाए, उनमें अलग अलग तरीके से ब्लीडिंग की और उसे अलग अलग रिजल्ट मिले। अब मैं चाहता तो हूँ कि हम लोग उसने कैसे किया, कैसे रिजल्ट ऑब्जर्व किए, वैसे पले पर वो बहुत ज्यादा समय लेगा और वो अभी फायदेमंद नहीं है। वो जैसे ऑफलाइन ले तो वैसे पढ़ने में ज्यादा सही लगेगा। हाँ कि ना? पर ऑनलाइन में वो नहीं हो पाएगा, तो उसे स्किप करते हुए हम लोग भी थोड़ा सा रिजल्ट के ऊपर ही बात करेंगे। हाँ कि ना? कि उसे कैसे रिजल्ट मिले, क्या रिजल्ट मिले। हाँ कि ना? तो उससे पहले हम लोग तो बाकी चीजें पढ़ लेनी है, तो थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट भी हम लोग तो पढ़ लेना है। हाँ कि ना? यस सर। हम लोग तो थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट भी पढ़ लेना है। तो बैक टू नोट्स, नोट्स में क्या दिया हुआ है, ये बात समझ लेनी थी है थी। अब ये बात समझ लेनी थी नोट्स में क्या दिया हुआ है। ठीक है। अब मेंडलिज्म क्या है? मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है, जो वर्क था, उसे स्टडी करना मेंडलिज्म कहलाता है। तो ऑल वर्क रिलेटेड टू जेनेटिक्स डन बाय मेंडल, जो जितने भी वर्क था जेनेटिक्स का जो मेंडल के द्वारा करा किया गया था, उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, मेंडलिज्म कहलाता है। उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, मेंडलिज्म कहलाता है। अब ये जो वर्क था ये किसके द्वारा किया गया था, ये मेंडल के द्वारा किया गया था, ऑब्वियस सी बात है। तो उसका फुल नाम क्या था, ग्रेगोर जॉन मेंडल। तो अगर क्वेश्चन में कहीं ग्रेगोर जॉन मेंडल दे दे, हाँ कि ना, तो तो डलना नहीं है। हाँ कि ना? अब इसका बर्थ कब हुआ था, इसका बर्थ 12 जुलाई 1822 में हुआ था, और इसकी जो बर्थ की जगह है वो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। हाँ कि ना? अब इसने किसके ऊपर काम किया था, इसने गार्डन पी के ऊपर काम किया था, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, इसीलिए अलग अलग अंडरलाइन किया हूँ। अब इसने काम कहाँ किया था, इसने ऑगस्टेलियन मोनेस्ट्री ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया थी, ऑगस्टेलियन मोनेस्ट्री में इसने काम किया था। आगे ना? यस सर। इसने एक्चुअल जो इसका ऑफिशियल डिनोट है काम करने था, वो 7 साल रहे थी, इसने 7 साल काम किया था। और इसने अपना काम करीब करीब 1856 के अराउंड, मतलब 1856 के अराउंड चालू किया था। हाँ कि ना? एक्चुअल में जो वर्क है, एक्चुअल में जो वर्क है वो तो दादे दे 1853 से दादे दे हैं 1853 से 1856 के बीच में उसने चालू कर दिया था। पर मैंने जो बताया ना कि उसे आइडेंटिफाई करने में कैलेक्टर के टाइप को, कि कैलेक्टर किस प्रकार के फैक्टर कितने प्रकार के हैं, ये सब पता करने में समय लग गया। हाँ कि ना? यस सर। अब इसका वर्क कब कंप्लीट हुआ था, इसका वर्क कंप्लीट हुआ था 1836 में, 1863 में। हाँ कि ना? यस सर। अब ये जो वर्क किया था जेनेटिक्स में, वो एक्चुअली तो जो इसे अब एक्चुअल वर्क बोल सकते हैं वो बस 7 सालों के लिए था। पर बोलने के लिए बोल देते हैं यार कि इसने 1853 में चालू किया था। हाँ कि ना? और इसका जो वर्क पब्लिश हुआ था वो कब हुआ था, जब इसने वर्क कंप्लीट कर लिया था उसके 2 साल बाद 1856 में इसका वर्क कंप्लीट हुआ था। हाँ कि ना? यस सर। अब इसका जो इस मैगजीन में वर्क पब्लिश हुआ था वो थी कौन,
एक्सपेरिमेंट ऑन ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, मतलब मैगजीन में किस नाम से वर्क पब्लिश हुआ था? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि आप प्लांट में कैसे हाइब्रिडाइजेशन करोगे। हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो तीन कैरेक्टर को कैसे मिलाओगे, हाँ कि ना? यस सर, कैसे हाइब्रिडाइजेशन करोगे, ये इस चीज पे इसका वर्क हुआ था, नाम से पब्लिश हुआ था। अब ये बात याद रखनी है कि इसने जिस मैगजीन में अपना वर्क पब्लिश किया था वो ज्यादा दूर तक बिकने वाली मैगजीन नहीं थी, मतलब ज्यादा उसका फैलाव नहीं था, इसीलिए इसका जो वर्क है वो बहुत समय के लिए अनरिकॉग्नाइज रह गया था। क्या रह गया था? अनरिकॉग्नाइज रह गया था, हाँ कि ना? अनरिकॉग्नाइज रह गया था। फिर कुछ समय बाद इसके वर्क के जो पेपर्स हैं, इसका जो मटेरियल है, ये दूसरे दो और साइंटिस्ट ने वापस से डिस्कवर किया, तब जाते इसका नाम फैला, हाँ कि ना? तब जाते इसका नाम फैला, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो अब हमें बता देते हैं। और इसका जो सेलेक्ट किए थे, कितने कैलेटर सेलेक्ट किए थे इसने पी प्लान थे? तो मैंने बता ही दिया, 7 कैलेटर सेलेक्ट किए थे। कितने कैलेटर सेलेक्ट किए थे? 7 कैलेटर, हाँ कि ना? अब इसका जो सिलेक्टेड तलेट था वो प्लान में कितना था? 14 था, मतलब हर एक कैलेटर का 2 तलेट, हर एक कैलेटर का 2 तलेट, हाँ कि ना? हर एक कैलेक्टर के लिए 2 तलेट, हाँ कि ना? यस सर। और कैलेक्टर प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम, किस क्रोमोजोम पे इसके कैलेक्टर प्रेजेंट थे? तो बाद में जब ऑल स्टडी की गई तो पता चला इसने जितने भी कैलेक्टर लिए थे वो बस इन्हीं 4 क्रोमोजोम के अलावा प्रेजेंट थे। एक प्रेजेंट था फर्स्ट क्रोमोजोम में, एक प्रेजेंट था फोर्थ क्रोमोजोम में, एक प्रेजेंट था फिफ्थ क्रोमोजोम में, और एक प्रेजेंट था सेवेंथ क्रोमोजोम में, हाँ कि ना? यस सर। अब इसका जो वर्क पब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? 1865 में हुआ था। कब हुआ था? 1865 में हुआ था। और रिकॉग्निशन कब मिली? 1900 में, 1900 में इसके वर्क को क्या मिली? रिकॉग्निशन मिली। मतलब कितने साल बाद रिकॉग्निशन मिली? करीब करीब 35 साल बाद रिकॉग्निशन मिली। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसका वर्क था मैंने बताया थी, एक तो मैगजीन बहुत ज्यादा उसका मार्केटिंग एरिया नहीं था, बहुत ज्यादा दूर तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती थी। दूसरी बात, जो इसने मैथमेटिक्स बायोलॉजी में मैथमेटिक्स लगाई थी वो उस समय के साइंटिस्ट लोग के लिए बहुत, बायोलॉजिस्ट लोग के लिए बहुत ज्यादा एडवांस थी, हाँ कि ना? यस सर। और इसका जो वर्क है वो करीब करीब 35 साल के लिए ईडन रहा था, हाँ कि ना? यस सर। अब इसकी डेथ कब हो गई थी? इसकी डेथ जो है वो 1884 में ही हो गई थी। पर इसका वर्क कब पब्लिश हुआ? इसका वर्क पब्लिश हुआ 1900 में, मतलब कितने समय बाद? 16 साल बाद, यानी वर्क कब रिकॉग्नाइज किया गया? 1900 में, तो मतलब 16 साल बाद इसका जो वर्क है वो रिकॉग्नाइज हुआ इसके डेथ के बाद। पब्लिकेशन के किसके बाद? 35 साल बाद, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। तो वो लकी था, वो लकी था, मेंडल जो था वो लकी था। कैसे? उसने पी प्लांट चुना, उसने पी प्लांट चुना, हाँ कि ना? दूसरी बात, जो पी प्लांट में जो उसने कैलेंडर चुने वो सभी डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, या एक ही क्रोमोसोम थे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में प्रेजेंट थे। अगर एक ही क्रोमोसोम थे सेम लोकेशन में प्रेजेंट होते हैं ना, मतलब बता देते हैं ये क्रोमोसोम है, तो एक कैलेंडर यहाँ प्रेजेंट था तो एक कैलेंडर यहाँ प्रेजेंट था। पर अगर एक ही क्रोमोसोम थे बहुत पास पास जगह प्रेजेंट हो जाते हैं ना कैलेंडर, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। वो आगे पढ़ेंगे क्या प्रॉब्लम आती है, पर प्रॉब्लम आती है, ये बात समझने की है, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। और ये बात भी अच्छी थी कि जो उसका वर्क स्पेस था वो छोटा था, तो ज्यादा फिर उसमें कचा बचा नहीं मचा, हाँ कि ना? यस सर। इसका मतलब ये नहीं थी जो इसने चीजें निकाली थी वो गलत थी, वो सही थी, वो सही थी। पर वो उसका एक लक भी माना गया थी, यार ये सब चीजें बाकी साइंटिस्ट लोग के पास नहीं थी, इसलिए ये भी ज्यादा लकी हो गया, हाँ कि ना? हाँ कि ना? ये सर। वही बात है यार, जब कोई पा जाता है ना ये सफलता, तो बोलते हैं यार कि उसका लक है। ठीक है। तो नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है? नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, और इसमें दो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, मोनोहाइब्रिड क्लॉस और डाइहाइब्रिड क्लॉस, वो हमें पढ़ना है। अब एक्सपेरिमेंट किस में किए जाते हैं? गार्डन पी में किए जाते हैं और पाइसम सताइवम में किए जाते हैं, हाँ कि ना? मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्लॉस होते गए, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में जस्ट, ठीक है, आज तो नहीं। ठीक है।
अब ये एक क्वेश्चन है जो बोस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर बोस के लिए पढ़ना है तो ये जो क्वेश्चन है इसे प्रिपेयर करते जाना ही है। तो ये जो एक क्वेश्चन है ये बोस का बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि मेंडल ने क्यों चुना पी प्लांट, तो मेंडल ने पी प्लांट तो क्यों चुना। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो शॉर्ट लाइफ स्पेन थी, 3 से 4 महीने में ही एक वो जनरेशन पैदा कर देता था, तो ये एक एनुअल प्लान था। इसकी कॉन्स्टेंटिन कैरेक्टर्स थे, मतलब थी इजीली विजिबल थे। हाँ कि ना बिना किसी इक्विपमेंट, मैंने जो बता दिया। इजीली कल्टीवेट किया जा सकता था, ये भी बता दिया। साइज जो था कल्टीवेशन एरिया वो बहुत छोटा था। बाइसेक्सुअल प्लांट था, इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल था। मतलब कि बाइसेक्सुअल प्लांट था, मतलब जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थे वो अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट थे। तो एक तो सेल्फ एप्लीकेशन भी पॉसिबल था, और दूसरी बात हम लोग भी वो करवा सकते थे, पॉलिनेशन भी करवा सकते थे अपने हिसाब के प्लान का। हाँ कि ना। यस सर। अब ये क्या था, आर्टिफिशियली क्लॉज भी करवाया जा सकता था। ये बाइसेक्सुअल था, तो इसमें आर्टिफिशियल क्लॉज करवाना बहुत ज्यादा इजी था। हाँ कि ना। यस सर। हाँ कि ना। यस सर। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट अभी के लिए छोड़ लें, ये पॉइंट हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उसने किया क्या था। हाँ कि ना। यस सर। अब रीजन फॉर मेंडल सक्सेस क्या था, मेंडल ने जो स्टडी की थी स्टैटिस्टिक और मैथमेटिकल टूल्स का यूज किया था पहली बार बायोलॉजी की हिस्ट्री में। हाँ कि ना। यस सर। मेंडल जो स्टडी की थी उसने एक ही कैरेक्टर का अध्ययन किया था, उसी ने एक बता देते हैं, एक ही कैरेक्टर का अध्ययन किया था एक टाइम में। हाँ कि ना। मल्टीपल कैरेक्टर को एक साथ में लेके नहीं बैठा था। दूसरी बात, उसने पी प्लांट चूज किया था, जिसके जितने भी स्टडी किए थे उसने कैरेक्टर, वो क्या थे, डिफरेंट क्रोमोसोम में प्रेजेंट थे, या वो सेम क्रोमोसोम के डिफरेंट लोकेशन में प्रेजेंट थे। तो दे आर नॉट लिंक कैरेक्टर, ये आगे पढ़ेंगे कि लिंक कैरेक्टर होता क्या है। तो ये बात अभी के लिए याद रख लेनी है कि वो लिंक कैरेक्टर होता क्या है। हाँ कि ना। दे केप्ट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट फॉर एनालिसिस, उसने सभी रिकॉर्ड्स लगे, मतलब जो उसकी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन थी उसे भी संभाल के रखा हुआ कि क्या पता आगे फ्यूचर में मुझे इसका काम पड़ जाए। हाँ कि ना। यस सर। अब बता देते हैं सैम्पलिंग साइज जो था, सैम्पलिंग साइज मतलब परफॉर्म मैनी एक्सपेरिमेंट फॉर वन रिजल्ट, मतलब कि एक रिजल्ट के लिए उसने बहुत सारे वो किए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और एक कैरेक्टर पे उसने बहुत सारे वो परफॉर्म किए। हाँ कि ना। उसने एक कैरेक्टर पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। हाँ कि ना। यस सर। एक कैरेक्टर पे ही उसने बहुत सारे वो परफॉर्म किए एक्सपेरिमेंट। हाँ कि ना। यस सर। अब ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बार बार पूछती है, यानी बोस में, कि मेंडल सक्सेस क्यों नहीं हो, मेंडल का जो वर्क था वो हिडन था फॉर 16 ईयर्स, वाई, क्यों 16 साल के लिए जो उसका वर्क था वो हिडन था, छुपा हुआ था। हाँ कि ना। 16 साल के लिए जो उसका वर्क था वो क्यों छुपा हुआ था, ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी जो उसका वर्क वो नहीं हुआ था, दादे दे आइडेंटिफाई नहीं हुआ था उसकी बर्थ से पहले। हाँ कि ना। तो एक तो मैंने बता दिया थी लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैगजीन, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन था मैगजीन था। हाँ कि ना। यस सर। दूसरा फिर मैंने ये भी बता दिया थी यूज ऑफ मैथमेटिक्स वे एडवांस था उसके समय के साइंटिस्ट लोग से। हाँ कि ना। फिर मैं बता दिया थी फिजिकल, फिर उसने फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था कि कुछ फैक्टर जैसी चीज होती है, उसने ये माना था कि कुछ तो है जो ट्रांसफर कर रहा है, पर उसने इसका फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था। हाँ कि ना। और सेम टाइम में जो डार्विन था, डार्विन की जो बुक थी वो पब्लिश हुई थी। तो जब एक फेमस साइंटिस्ट पब्लिश करता है तो उसके नीचे के साइंटिस्ट लोग का उतना ज्यादा फेमस नहीं होता। फिर जो डार्विन यानी मेंडल की हाइपोथेसिस थी उसने फैक्टर को स्टेबल यूनिट बोला था। हाँ कि ना। पर डार्विन ने एट द सेम टाइम किसके बारे में बात की थी, वेरिएशन के बारे में बात की थी। तो अगर वेरिएशन आ रहा है मतलब वो स्टेबल यूनिट नहीं है, वो स्टेबल यूनिट नहीं है। हाँ कि ना। यस सर। ठीक है। फिलहाल लो तो पी के कलेक्टर के बारे में समझना है कि पी का जो कलेक्टर जो है वो जो मेंडल ने चूज किए थे वो कौन से थे, वो था स्टेम की हाइट, वो था सीड का कलर, वो था पौध का शेप, वो था पौध का कलर। हाँ कि ना। वो था सीड का शेप, वो था फ्लावर का कलर, वो था फ्लावर की पोजीशन। अब स्टेम हाइट ने उसने कौन से वो यूज किए थे, तो टॉल यूज किया था, डॉफ यूज किया था, येलो यूज किया था, ग्रीन यूज किया था, फुल यूज किया था, कंस्ट्रक्टेड यूज किया था। हाँ इसी के सामने का ही बोल रहा हूँ। तो पौध शेप का डोमिनेंट है फुल,
और पॉड शेप का रिसेसिव है कंस्ट्रक्टेड। वैसी पॉड कलर का डोमिनेंट है ग्रीन, रिसेसिव है येलो। रिसेसिव क्या है? येलो। सीड शेप का डोमिनेंट है वो राउंड और रिसेसिव है विंकल। हाँ कि ना? फ्लावर कलर का डोमिनेंट है वायलेट और रिसेसिव है वाइट। और फ्लावर पोजीशन का डोमिनेंट है एक्सियल और रिसेसिव है टर्मिनल। हाँ कि ना? यस सर। फिर हम लोग ने ये पोजीशन की बात की। अब जो टेक्निक यूज की थी मेंडल ने, वो कल ही बात करेंगे कि उसने क्या एक्सपेरिमेंट किए उसके कलेक्टर में, उसके एक्सपेरिमेंट्स में हुआ क्या, उनकी बात करेंगे। और उसने क्या टेक्निक यूज की उसी समय बात करेंगे। हाँ कि ना? यस सर। तो अभी के लिए जो है वो एंड है यहाँ पे आज का। ठीक है। ठीक है। तो जय श्री राम।